बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर असखुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी, जो कि समाअत अब 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और दीगर जजेस को आज एक बार फिर धमकी अमेज खत जो है मौसूल हुए हैं। इसके अलावा सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की भी मुलाकात हुई है। अमन अमान की जो सूरत हाल है उस पर भी बातचीत हुई है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज जो है खुद नोटिस केस पर समाअत हुई है और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये कहा गया है कि आज 7 जज मौजूद थे, तो इसलिए 7 जज थे, लेकिन इस बात का इंदिया दिया गया है कि अगली समाअत में हो सकता है कि फुल कोर्ट बैठे। क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, फुल कोर्ट बैठेगी ज़ाहिर है अगली समाअत पे, और ये इसका मतलब लार्जर बेंच ख़त्म हो गया। पहले कमीशन ख़त्म हो गया, फिर लार्जर बेंच भी ख़त्म हो गया, और फिर फुल कोर्ट बैठेगा। और फुल कोर्ट जो है वो बैठेगा अप्रैल के आखिर में कहीं जाके, क्योंकि ज़ाहिर है कि उस वक्त तक तमाम जज साहिबान जो है ये हम देखें, हम डिस्कस क्या कर रहे हैं इस वक्त। ये धमकी अमेज ख़त नहीं थे। वैसे ख़त में कोई पाउडर था जिसका अभी तक नहीं पता चला कि टेलीकॉम पाउडर था या कोई उसमें कोई सर्फ था या कोई क्या था उसमें। ठीक है, मतलब एंथ्रेक्स था, तो ऐसे ऐसे लोग हाथ पकड़ के घूम रहे हैं। तहकीकात जा रही हैं कि वो पाउडर कौन सा था। मतलब पाउडर था कोई। एक शबनम खातून ने भेजा है, एक रेशम खातून ने भेजा है, एक पता नहीं कौन है उन्होंने भेजा है। तो आला सतही तहकीकात जा रही हैं इस पर। तो संगीन मामला है, रेशम और शबनम और ये सारे जो हैं। अब इसमें जो है वो बड़ा अच्छा हुआ कि ये अब इस पर एक लार्जर बेंच बैठेगा। और चीफ जस्टिस साहब ने जो है उसमें काफ़ी उन्होंने बात बताई उसमें सारी। और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो जिस अंदाज में ये सारा किस्सा हुआ और प्रेशर और ये सारा, तो उसमें जो है उन्होंने फिर ये कहा कि ये एक तरह से वबा है। अब देखें, अब अभी मेरी एक यहाँ पे इंग्लिश अखबार के उन्होंने कहा कि वबा के तौर पे इस्तेमाल कर फैलती है, और लोग गलत खबर पे गलत बातों पे थंबनेल्स में कुछ और होता है और अंदर कुछ और बात, खबर कुछ और होती है और बात वो बिल्कुल बजा की। और एक बड़ा मामला है जो पूरी दुनिया को दरपेश है, लेकिन उन्होंने कहा ये वबा है। अब एक इंग्लिश अखबार के भी उनसे बात हुई थी, वो इसको शायद मैंने कहा ज़रा एहतियात करना भाई। वो उसको लगाने जा रहे हैं सोशल मीडिया इज़ पेंडेमिक, ये एपिडेमिक, इसकी ट्रांसलेशन वही कर रहे हैं। मैंने कहा भाई इसको ज़रा ध्यान से करो, इसका मफहूम समझ के। उन्होंने कहा इन्होंने तो कहा वबा है, तो हम तो ये लगाएंगे। खैर हो सकता है वो उनका एडिटोरियल बोर्ड इसको रिकन्सिडर करे और उसको तब्दील कर दे। लेकिन मसला ये है कि वो ये क्या है, सिस्टम कोई है? अगर है तो कोई बता दे कि ये इस सिस्टम के तहत ये सिस्टम वफात पा चुका है, चल रहा है, ये क्या है? अच्छा, उन्होंने जाहिर है कि जज साहबान ने उधर भेजा, और साथ ही धमकियाँ में इस खत मौजूद। उन्होंने कहा इसको करेंगे। थोड़ी देर बाद पता चला कि चीफ जस्टिस साहब को भी कहा गया। अब चीफ जस्टिस साहब को जब ये खत मौसूल हुआ है जिसमें ये, अगर इसमें ये साबित होता है कि ये जहरीला मवाद है, तो फिर तो ये जहरीला मवाद हर जगह घूमता फिर रहा है। एंथ्रेक्स इधर उधर, बायो टेररिज्म, हंगामा, ये कब तक ये इसकी कोई इस हंसी मजाक की कोई हम मतलब है कि मुतमिल हो सकते हैं इस वक्त कि ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त? शबनम और रेशम कहीं बैठ के खत लिख रही हैं, या बंदा छींक मारे तो चुका जाता है, और यहाँ शबनम और रेशम खत लिख रही हैं बैठ के, और जजों को खत पहुँच रहे हैं और जज परेशान हैं सारे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर चीफ जस्टिस साहब को पहुँच गया है तो वो कहाँ से किसको शिकायत करेंगे? भी वो भी किसी को शिकायत किसको करेंगे? वो वज़ीर आज़म को करेंगे, किसी अपने, देखें ना। और तो ये एक अजीब सा जो है ना, अब इसको यहाँ तो थोड़ा सा कहते हैं ना, रुक के ज़रा देखें कि ये क्या है। ये इसका कोई सर पैर नहीं है। ये देखें 8 तारीख के बाद जो हुआ है ना, जो अच्छा ताइवान में भी ज़लज़ला है, उस पर मैं अभी बात करूँगा। ताइवान में बहुत तबाही हुई है, लेकिन ये जो एक ज़लज़ला ही कह लें, जो भी कह लें, जो 8 फरवरी को आया है, उससे पहले निस्बतन ज़रा एक तरफ मामला जा रहा था, उम्मीद इलेक्शन होगा, कैसे होगा टाइम। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा मैंने इलेक्शन की तारीख के ऊपर तनाज़ा चल रहा था, तो मैंने उसको ख़त्म करवाया और कहा कि नहीं, इलेक्शन होगा हर सूरत में। लेकिन उसके बाद तो संभाला, उसके बाद सब कुछ ही लगता है वो तितर बितर हो गया, क्योंकि जो इलेक्शन के नताइज आएगी उसके उसी के झटके आ रहे हैं ना अभी तक।
तो वो जो है ना वो कहीं संभल नहीं पाई चीज़ें कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी हुकूमत, कैसी हुकूमत, 45-47, आगे पीछे दाएं बाएं, बिला मुकाबला, मुकाबले के साथ आगे। और उसमें जो है वो देखें तहरीक इंसाफ जो है वो अब उसमें कई लीडरान आ गए, टूट फूट हुई। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, मैं उनको सुन रहा था रात को, तो उन्होंने कहा कि ये तो मुकदमे जो हैं ये तो हमें हराने के लिए लगता है बनवाए गए थे। आखिरी दिनों में जो सज़ाएं हुई तो उसका तो हमें नुकसान पहुंचा, उनको तो फ़ायदा हुआ खान साहब को, इमरान खान साहब को। तो ये तो लगता है हमारे लिए बनाए गए थे मुकदमे, यानी उनको भी उन्होंने कहा तो फारिग हो जाएंगे। अब ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं बात, ठीक है ना, और वो खुद भी वजीर कानून भी रहे हैं और वो लॉयर भी हैं बड़े ज़बरदस्त। अब वहाँ पर ये मोरल, और वहाँ पर जो है वो तहरीक इंसाफ का इतनी इतनी फेंटी लगी है तहरीक इंसाफ की, उनका मोरल डाउन नहीं हुआ, उधर ज़्यादा डाउन हो गया। उसकी वजह यह कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ा। फिर क्यों नहीं लड़ा, क्या हुआ आखिर में, कैसे हुआ, कुछ पता चले। फिर ये खबरें आई कि जी मरकज़ में तब बनाएंगे जब सूबे में वरना नहीं बनी। ये कहीं मियाँ साहब को ये बात बतानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये हुकूमत तो उन्हीं की है ना। तो अब उसमें मसला ये है कि वही बात कि जी ये हम बयानी ही नहीं बन रहा, हमारा क्या है। अच्छा जी, वो आप शुरू करें 14 से, आप 18 से करें, आप 17 से करें, आप 16 से करें। वो कहते हैं करें, फिर वो कहते हैं करें, वो कहते हैं करें, कहीं से करें, कुछ करें। अच्छा, इलेक्शन का जायज़ा ये कहें, वो यहाँ पर रुक गया मुल्क, पूरा रियासत रुकी हुई है, एक तमाशा तो बना हुआ है। अब इसमें जो है वो देखें, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उसको पॉलिटिकली आके इसको लड़ना था। अगर इमरान खान साहब को मुकाबला करना था, अच्छा गलत सही दुरुस्त जो भी, तो वो सियासी कुव्वतों ने करना था। यहां तक तो हो गई ना, अब इसके बाद भी कुछ मतलब देखें। इसको मैंने कल भी गुजारिश की थी और मैं कई दिनों से गुजारिश कर रहा हूं ये बात कि सिस्टम जो है ये है ही नहीं। मतलब है कि इसको देखें, इकोनॉमी का इशू है। अब हमारे सामने नहीं आए अभी तक उनके नताइज, लेकिन मैंने कल बात की कि उन्होंने जो बात की, तो जो वजीर ख़जाना है औरंगजेब साहब, अभी तो IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, अभी तक तो गरीबों के ऊपर ही मुसीबत है, लेकिन लोगों में थोड़ी सी को कि यार देखो बंदा बात की कनेक्टिविटी होती है ना सबके, मतलब वो एक ख़ास अंदाज में आए, वो बात ही नहीं बनी। मरहम रखनी थी। पॉलिटिकल लीडरशिप जो होती है ना, वो सारा बोझ दूसरे अदालतों पे नहीं डाल देती या इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं डाल देती, वो उसको उठाती है खुद साथ, और गालियां देने में नहीं उठाती, वो अपनी कारकर्दगी वो मतलब पॉलिटिकली उसको उठा के लेके चलती है। देखें जी, बात यह है कि ये देखें गालम गलोच का कल्चर इमरान खान साहब ले आए इस बात को कि, तो अब हम जवाब में बड़ी नफीस शख्सियात, बहुत अच्छी शायराना और बड़े इस तरह की शख्सियात लाते हैं ताकि लोग कहें यार ये देखो कितनी ज़बरदस्त बंदा। अब गालियों पे गालियाँ, उसके पर गालियाँ, फिर तो ये तो इस तरह तो नहीं चलता ना। एजेंडे कुछ और हैं जो उसमें वो एजेंडे, अच्छा एजेंडे भी और मंशूर कुछ और हैं, काम गालियों की सूरत आ रहा है। बहुत कॉस्ट अदा की है इस तमाम अरसे में रियासत ने, चाहे आप उसको 14 से ले लें, चाहे 11 से ले लें, चाहे 2007 से ले लें, जब जा ये इन सारे मसाइल में, जिसकी वजह से बहुत बहुत पीछे कई मामलात में जहां हमको बहुत आगे जाना है और जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं तो गुजारिश कर सकता हूं अपने काबरीन से कि इस पर बैठें सारे। इसमें बात फिर घूम फिर के वही आ जाती है, मेरी शायद खान अब्बासी साहब से ना कोई बहुत ज़्यादा मरासिम है उनसे, ना कोई मेरी उनसे दोस्ती है, एक एहतराम मैं उनका करता हूँ। वो बात जो करते हैं ना कि सबको बैठ के तय करना होगा, सबको बैठ के तय, ये देखें ये कैसा गुफअप हुआ है ये आखिरी लम्हात में, पिछले 4-5 दिनों में अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, मतलब है कि वो फाइज़ा साहब यकीनन कुछ और बात करना चाह रहे होंगे, वो कोई और सूरत हाल बन गई, डेवलप हो गई, और उसमें वज़ीर आज़म साहब उनसे मिले। वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ ये ख़तों की बात तो नहीं की होगी, कमीशन की, हो सकता है कोई और बात भी एक आई थी खबर कि उन्होंने वो भी बात की है। उन्होंने ये जो अदालतों के अंदर मुख्तलिफ केसेस हैं जहाँ पे बड़े बड़े बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, वो अदालतों ने स्टे दिए हुए हैं, अदालतें उस पर, तो उसके ऊपर मैंने कहा ना कि एक बनता है जिसमें आप कहें कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब, आप इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, जो मर्जी करें इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ,
इत्तेखार चौधरी साहब की जो अदालत थी ना, वो उसमें वो अवाम के साथ कनेक्ट हुआ हुआ था एक सिलसिला, जिसमें रमदे साहब बैठते थे, जिसमें ये जिलानी साहब, मतलब अवाम के साथ, पब्लिक के साथ, उसमें फैसले सही थे गलत थे जो भी थे, अवाम के साथ। वो जीव कराची में, उससे कहो 12:30 बजे तक वो सेक्रेटरी, 1.5-2 घंटे के बाद हम जज दोबारा आएंगे, वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए उसको, जाने के लिए होती थी लोगों की मुल्क। मतलब है कि देखिए बात ये है कि लोगों के साथ कनेक्टिविटी है, लोग उम्मीद है यार इफ्तिखार चौधरी साहब बस बैठेंगे ना बेंच, अब देखें क्या होता है, खबर लगेगी अखबार में या बात जाएगी उन तक, वो जनाब सू मोटो लेके। वो इशू ये है कि उसमें जो है वो जमहूरियत तो नहीं गिरी, जमहूरियत चलती रही, लेकिन एक परसेप्शन उन्होंने रखा और इश्यूज़ को मुल्क जैसे तैसे उसमें मुल्क गया। और आपको ये भी मैं बताऊं कि बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब की बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती हो गई थी, या आप समझेंगे रब्ता हो गया था मुशर्रफ साहब के साथ। और मुशर्रफ साहब जब मुल्क से गए और उनका सारा जो लीगल उनके मामलात थे, तो उसमें कहीं इफ्तिखार चौधरी साहब का भी उस पूरे जो अरेंजमेंट हो रही थी उनको भेजने की, उसमें उनका भी एक इनपुट उनसे लिया गया था, जिसमें उन्होंने बड़ा मुस्बत, मुशर्रफ साहब भी उनकी बड़ी यानी ताल्लुकात अच्छे हो गए थे बाद में। अच्छा, मैं सिर्फ ये यहाँ पर ये बता रहा हूँ, तो वो कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, यानी अब लोग जो हैं वो इतना बेजार हैं कि ये कोई उनको अच्छी खबर मिले, ये सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। अब देखें कराची के अंदर मतलब है कि क्राइम देखें कहाँ चला गया, ये डाकू निकल के आ गए हैं, पता नहीं, मैं रोज़ कहता हूँ कितने लोग ये मुल्क के अंदर हो रहा है। अब आप क्या कहेंगे कि इसमें भी कोई दहशतगर्द तंजीम मुलविस है, कराची के अंदर मोबाइल छीन रहे हैं लोगों से घरों में। तो मतलब ये जो है ना, ये पूरा चूँकि एकदम से वो मामला ऐसा। अच्छा, अभी मौलाना साहब ने आना है, अभी इत्तेहाद हो गया है जमात इस्लामी, ये सेटअप क्या बर्दाश्त कर सकता है कि वो वहाँ से आए और वो मतलब वो चलेंगे ना, तो ये पहले जी हाँ, मतलब है कि इनको अचकजई साहब, उसमें अचकजई साहब, महमूद खान अचकजई, अख्तर मेंगल साहब, ठीक है, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, आप उनके 50,000 नाम रख दें, वो मतलब तहरीक इंसाफ ही है आप जनाब वो। तो अब ये या तो देखें, खुद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि वो बने, फिर वो मतलब है कि नहीं, इसको बैठ के हम सबको बतौर हमारे काबरीन को बैठना होगा, बैठ के यकीनन रियासत के मसाइल हैं, बहुत संगीन इश्यूज़ हैं, आपने कितना IMF के साथ मामलात कैसे करने हैं, CPEC को आगे कैसे लेके चलना है, अमेरिका के साथ आपकी रिलेशनशिप कैसे होगी, चाइना के साथ, बाकी दुनिया के साथ, मुल्क में सोशल अनरेस्ट अरूज पे, मतलब है कि लोग परेशान हाल बैठे हैं कि यार ये क्या है, ये क्या हो रहा है। शबनम ने ख़त भेज दिया तो उसने ख़त भेज दिया तो उसमें पाउडर निकला है, तो और वाकई वहाँ पे सिक्योरिटी के आज मतलब हकीकतन वहाँ पे जो है वो हाई कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, जज साहिबान परेशान हैं कि क्या है भाई, कौन भेज रहा है, कैसे हो रहा है, तहकीकात जारी है। साथ ही जन्म ऐलान हो गया ईद की छुट्टियाँ, चले जी। अच्छा, अब मसला ये है कि तो ये तो सारे मामलात हैं ना, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये सब सारी पार्टियाँ, सारी सिविल सोसाइटी, वकला, अदालतें, इस्टेब्लिशमेंट, अवाम, आपके जो मालियाती अदारे हैं, वो आपके जो सारे बैठ के कोई इसका कोई तरीका निकालेंगे, ठीक है ना। और ये सोशल मीडिया जो है ना, देखें सोशल मीडिया तो आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। अगर आप सोशल मीडिया बंद कर दें तो पूरी दुनिया में आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा होगा वो चलता रहेगा, और आप बैठ के यहाँ पे कहेंगे कि क्या, पूरी दुनिया खेल ही इसका है, परसेप्शन, यही तो खेल है आज की दुनिया का। ये सोशल मीडिया परसेप्शन वॉरफेयर में सबसे अहम, जैसे एक ज़माने में CNN ने कह दिया तो BBC ने कह दिया तो उसने कह दिया, ये परसेप्शन बिल्डिंग के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, वॉरफेयर है ना। इंफॉर्मेशन आप बंद कर दें, पाकिस्तान YouTube और X ये और सारा वो बंद कर दें तो मामला ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता, ये जंग का ये हिकमत अमली ने हथियार फेंक दिया ना आपने कि यार 1 मिनट, हमसे नहीं लड़ी जा रही जंग। अब जनाब दुनिया भर में ट्रेंड चल रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, दुनिया भर में बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो क्या बता उसमें आप कहेंगे जी वो चूँकि ऐसा था कि वो पुट्टे पुट्टे थंबनेल बनाए जा रहे थे पाकिस्तान में इसलिए हमने बंद कर दिया, X को भी बंद कर दिया। और इससे नहीं होता, कोई रेगुलेशंस हो, हाँ बिल्कुल रूल्स होने चाहिए, उसका तरीकाकार होना चाहिए, उसमें लोगों ने खुदकुशियाँ कर ली हैं इसके ऊपर,
सोशल मीडिया के ऊपर उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई है और इतना हुआ है, हमारी बड़े जो हैं नामी गिरामी शख्सियात हमारी वो डिप्रेशन में चले गए सोशल मीडिया की वजह से। यामिल लियाकत हुसैन साहब का हमारे सामने है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो बात यह है कि इसके रूल्स बनने चाहिए, रेगुलेशन बननी चाहिए, लेकिन उसका ये हल नहीं है, ये उसका हल नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इसको एक तो प्रोएक्टिवली सियासी जमातें आगे आए हैं जो हुकूमत में मौजूद हैं, सेटअप में मौजूद हैं, सियासी और गैर सियासी जमातें वो सब बाहर हैं, वो बिला मुकाबला भी तो जीते हैं ना, वो तो गैर सियासी जमातें हैं। तो ये है कि वो भी आगे हैं और वो सारे बैठ के इसका मुल्क का मसला निकालें, ये अच्छे टेस्ट में नहीं जा रहा। सही। ये आफ्टर शॉक, क्योंकि ज़लज़ले के उसके इलेक्शन के बाद वो संभल ही नहीं रहा मामला, वो इधर से क्या अभी हुकूमत बन गई है, नहीं वो ना गवर्नर रहते हैं अभी, अच्छा गवर्नर उनका अनाउंस होगा, अच्छा ईद के बाद होगा, कब होगा, क्या होगा। अच्छा हम ताइवान से शुरू करते हैं बात, ये ज़लज़ले की बात आई ना, ताइवान में ज़लज़ला आया है और ये ज़लज़ला जो है ये 7.4 रिचर स्केल पे इसको अमेरिकन ने कहा है, 7.2 पे इसको ताइवान का जो अपना सेटअप है उन्होंने कहा है। अच्छा अब ये वैसे तो अल्लाह ताला खैर करे, सारी दुनिया में ही ज़लज़ले आ रहे हैं तो उसको एक बड़ा इशू है। रिचर जो है ना, रिचर ये साहब थे जिन्होंने अपने दोस्त के साथ एक पेपर, उस तारीख में नहीं जाना चाह रहा, मैं मुझसे से बात कर दूँ, एक 1935-40 में कोई एक पेपर प्रेजेंट किया था उन्होंने कि मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन हो सकता है, तो फिर उसके बाद ये रिचर स्केल आ गया। और भी स्केल्स हैं लेकिन रिचर स्केल ज़्यादा दुनिया में चलता है, और उसमें जो है ना ये इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। अगर हम स्लाइड दिखा सकें ना रिचर स्केल की, क्योंकि मैं थोड़ी सी इस पर बात सिर्फ इसलिए करूँगा कि ये जो इसकी यानी क्योंकि रोज़ पाकिस्तान में भी आता है ना कि इतने महसूस हुआ, तो ये अगर ये इस तरह से है कि 6 तक मॉडरेट है, 5 से नीचे स्मॉल कहलाता है, ठीक है ना, 4 माइनर है, 7 से ऊपर चला जाए या 7 को टच हो, 6 और 7 के दरमियान स्ट्रॉन्ग है, जेन में रखें 6 और 7 के। अच्छा अगर पहली वाली स्लाइड पे रखते तो बेहतर था, मैं इसको बाद में बात करूँ जी। अच्छा फिर उसके बाद 7 से 8 पे मेजर है, 6 से 7 स्ट्रॉन्ग है, ये जेन में रखें, और फिर उसके 8 से 9 तक तो तबाही है फिर, ठीक है। अच्छा दूसरी जो इसमें दूसरी वाली स्लाइड जो भी अगर थी उसको देखें तो इसकी पावर जहाँ से ये जन्म लेता है, तो ये कितना TNT किलोग्राम यानी जो इसका मरकज़ होता है, तो ये आप देखें, यानी अगर 7 पे ज़लज़ला आया है तो 20 बिलियन किलोग्राम TNT का धमाका है वहाँ पे, यानी जो उसकी पावर है। और ये जो है ये अगर 5 पे है तो 20, और अगर ये इस हिसाब से इसकी रिचर स्केल ऐसे है। और फिर इसमें एक शायद और स्लाइड है, उसमें अगर हम देखें तो इस तरह से रिचर स्केल में इस तरह से डेफिनेशन होती है कि 2 से कम तो आते रहते हैं, हज़ारों आते हैं, मिलियंस पर ईयर आते हैं। अच्छा 2 से 3 के दरमियान माइनर, वो भी 1 मिलियन से ज़्यादा आते हैं। 3 से 4 के दरमियान माइनर जो हैं वो कोई 1 लाख से ज़्यादा आते हैं हर साल, ठीक है। 4 से 5 के दरमियान लाइट जो ज़लज़ला है वो 10 से 15 हज़ार आते हैं हर साल। लोगों को महसूस होता है इंडोर ऑब्जेक्ट्स उसमें हिल सकते हैं, कुछ लोगों को, ये आप देख रहे हैं ना इसमें लिखा हुआ कुछ लोग। अच्छा फिर 5 से 6 के दरमियान मॉडरेट है, इसमें डैमेज, बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती हैं, लेकिन ये है कि जो वगैरह वगैरह, और ये 1000 से 1500 आते हैं। और फिर 6 से 7 तक स्ट्रॉन्ग हैं, और ये 100 से 150। अब हमारे यहाँ अक्सर आप देखते होंगे कि ज़लज़ले रिचर का आता है इतने 5.4 हुआ, तो इसको आपको अंदाज़ा होता है। और 7 से 7.9 तक मेजर है, और ये 10 से 20 आते हैं साल में। अच्छा अब इसमें जो है तो ये 7.4 आया है वहाँ पे, और 7.4 आया है, और ये एक तो जब ताइवान में आया तो ताइवान के साथ ही चाइना है, तो चाइना का भी जो फ्यूजन का इलाका है। अच्छा 7.4 आया है, इसमें 9 लोग जहाँ बाक हुए हैं अभी तक, और उसमें कोई 500 बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, कोलैप्स हो गई हैं, बिल्डिंग्स गिरी हुई नज़र आ रही हैं। में ये 99 के बाद 25 साल बाद सबसे ज़्यादा बड़ा जलसा है। लेकिन 25 साल पहले जो जलसा आया, जो ज़लज़ला आया था, उसमें हज़ारों लोग जानों से चले गए थे। उसकी शिद्दत 7.4 के आसपास ही थी कहीं, लेकिन उसमें हज़ारों लोग चले गए थे, तो ये भी जानों से चले गए थे, और कई सैकड़ों हज़ारों बिल्डिंग्स उसमें गिर गई थी। बहुत तबाहकुन ज़लज़ला था। तो ये भी ज़रूरी नहीं कि हम इसी को फॉलो करेंगे जी, इतने का स्केल होगा तो इतना डैमेज होगा और इतने का नहीं होगा। तो कभी कभी कम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है रिचर स्केल पे, और कभी कभी ज़्यादा पर भी नुकसान कम होता है, तो अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन ताइवान के ज़लज़ले में जो एक इम्पॉर्टेंट बात हुई, वैसे तो ये कि अल्लाह का शुक्र है इंसानी जानें वहाँ कम गई,
दूसरा ये है कि जो ताइवान की जो TSMC है, जो सेमीकंडक्टर कंपनी है ताइवान की, ताइवान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इस वक्त सेमीकंडक्टर्स, जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर्स और ये सारे, उसमें बात मैं नहीं डिटेल में करना चाह रहा अभी, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ पे हो रही है। और ये जो है ये एप्पल के लिए सबसे ज़्यादा चिप्स दे रहा है, और ये नवीदिया के लिए भी दे रहा है। अच्छा, और वो चूँकि सेमीकंडक्टर्स बना रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा, तो वो अब उन्होंने जॉनसन हॉन जो है उन्होंने इनके साथ एक मुआहदा किया हुआ है सारा, ठीक है। और कुछ अरसे पहले वो इनसे मिले भी थे। और ये जो 16 स्लाइड है ना, ये अच्छा ये है ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी। इस पे पहले बात कर चुका हूँ मैं, अब इस फोरम पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी जो है TSCC, ठीक है, अच्छा TSMC, अच्छा इसको जो है, इसने इशू ये हुआ कि इन्होंने अपना काम रोक दिया। जो दुनिया के लिए कंसर्न ज़्यादा पैदा हुआ ना, वो ये हुआ कि इन्होंने अपना काम कुछ देर के लिए बंद कर दिया अर्थक्वेक की वजह से। सही। अच्छा, इनका काम रुक गया, तो मैं 16 स्लाइड यहाँ कोट कर रहा हूँ। अब ये एप्पल को भी दे रहे हैं और नवीदिया को भी दे रहे हैं। अब अच्छा वो अब इसमें जो है ये जॉनसन हॉल कुछ अर्से पहले मिले हैं, वो उन्होंने ऐलान किया है कि जी हम सबसे ज़्यादा चिप्स आपसे लेंगे। वो जिन्होंने कहा है कि जी अब ज़रूरत, मैं उसमें मतलब जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है बस उन्हीं के लिए बात हो रही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ख़त्म हो रही है। अब जो है वो सारा के सारे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का रोल ख़त्म हो रहा है, हम ऐसी चिप्स बना रहे हैं जो सारा काम किया। लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चिप्स के लिए जो सेमीकंडक्टर्स के सबसे बड़ी, और इसीलिए इनको कहा गया है कि अब आप जापान में और अमेरिका में और बाकी जगहों पर प्लांट्स लगाएं, लेकिन वो सलाहियत नहीं है अभी भी किसी भी जगह जो ताइवान में। तो इसलिए जब ये रुका तो पूरी दुनिया एकदम से हिल गई, खासतौर पे जो बिग टेक्स हैं कि भाई ये यहाँ पे क्या होने जा रहा है, ठीक है। ओपन AI वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले, सारे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के, ताइवान में ज़लज़ला आ गया तो ये सारा का सारा मुल्क की जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी है, इसको नुकसान तो नहीं पहुँचने जा रहा, क्योंकि बंद हो गई यहाँ पर प्रोडक्शन। लेकिन थोड़ी देर के बाद दोबारा उन्होंने शुरू की, लेकिन इस दौरान जो है वो शेयर्स गिरने शुरू हो गए और एक पैनिक फैला पूरी दुनिया में। अच्छा, ताइवान की इसमें इसी दौरान एक और 2.5 घंटे की, तकरीबन 2.5 घंटे तवील टेलीफोन या जो भी तरीक़ाकार होगा उस पर बात हुई दो शख्सियात के दरमियान। पूरी दुनिया में हिजान बपा है, बहुत जंगें, मसाइल, प्रॉब्लम्स। तो उस वक्त इस टेलीफोन कॉल ने जो 2.5 घंटे हुई है उसमें थोड़ा सा एक, यानी आप कहें कि एक वो परसेप्शन में एक सुकून सा महसूस हुआ कि दो लोगों की बात हुई आपस में। उनमें से एक का नाम है प्रेसिडेंट बाइडन और दूसरे का नाम है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। इनकी 2.5 घंटे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, और इस 2.5 घंटे की गुफ्तगू का जो एलामिया है, अगर मैं वाइट हाउस का एलामिया पढ़ूँ तो उस एलामिया में ये पता चलता है कि उसमें सारा ही कुछ डिस्कस हुआ है। अच्छा, वाइट हाउस के एलामिया में और ज़ाहिर है चाइना की तरफ से जो एलामिया है, दोनों को देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड अगर हम देखेंगे तो जो बाइडन की जो गुफ्तगू है तो उसमें सारा डिस्कस हुआ है। उसमें पीपल्स रिपब्लिक और ये दोनों जो मिले थे कैलिफोर्निया में, तो उसके बाद ये पहली दफ़ा बात हुई है और कैंडिड बात हुई है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है। ये वाइट हाउस का एलामिया है, ठीक है, और बड़ी अच्छी मुस्बत बात है ये। बायलेटरल, रीजनल, ग्लोबल कोऑपरेशन कहाँ है, डिफरेंसेस कहाँ हैं, प्रोग्रेस आगे पीछे दाएं बाएं, मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन टॉक्स कैसे होंगी, उसके बाद जनाब क्लाइमेट चेंज, पीपल टू पीपल एक्सचेंज वगैरह वगैरह सारी बातें हुई। लेकिन इसमें तो ये आया है वाइट हाउस की तरफ से। लेकिन जो चाइना की तरफ से आया है उसमें ये जिक्र है कि इसमें सारी बातें हुई, लेकिन उसके साथ साथ जो 7 स्लाइड हम दिखाएं वो कह रहे हैं कि जी और बाइडन की टेलीफोन बात हुई, मिडल ईस्ट भी डिस्कस हुआ, और उसमें मिडल ईस्ट भी डिस्कस हुआ, और ये है कि ताइवान डिस्कस हुआ, और ताइवान की इंडिपेंडेंस के ऊपर उन्होंने कहा कि ये रेड लाइन है कंप्लीट, और ये मुकम्मल तौर पे ताइवान के ऊपर जो है वो हमारी फर्स्ट रेड लाइन है और क्रॉस नहीं होना चाहिए। ये उनकी तरफ से ये बयानी उसमें बात है। मिडिल ईस्ट भी डिस्कस हुआ, यूक्रेन डिस्कस हुआ, सब कुछ दुनिया के जितने इश्यूज हैं वो तमाम के तमाम उसमें डिस्कस हुए। 2.5 घंटे तवील थी गुफ्तगू, और अब उसके नतीजे में क्या दुनिया पे असरात मुरतब होते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं, जो वाइट हाउस है वो कह रहा है कि हमने चाइना से ये भी कहा कि आप रशिया को सपोर्ट करना बंद कर दें। तो
मतलब ये कहा होगा क्या, और चाइना ने कहा होगा अच्छा जी बंद बंद कर देते हैं। तो मतलब दोनों, लेकिन अच्छी बात ये है कि दोनों ने कहा कंस्ट्रक्टिव टॉक है, कंस्ट्रक्टिव टॉक, तो एक दर्जा हरारत नीचे गया। अच्छा, अब उसमें जो साथ ही मैं उसमें बता रहा हूँ ना कि पूरी दुनिया में एक हुआ कि जी चाइना के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट बाइडेन के दरमियान यकीनन बातचीत उसमें और भी हुई। उसमें यकीनन गज़ा, इस वक्त यूक्रेन, इस वक्त ये सारे इश्यूज़ जो हैं ये बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पे ईरान के जो सफारत खाने पे अटैक हुआ है, तो क्या ये कोई बड़ी जंग की तरफ मामला एस्केलेशन की तरफ जा रहा है, ये सारे डिस्कस हुए होंगे। चाइना ने सख्ती से कंडेम किया था इस वाक़े को। ये जैसे हुआ जो अटैक हुआ सफारत खाने पे दमास्कस में, और मैं पहले बात कह चुका हूँ कि दमास्कस की हुकूमत ही, बशार अल असद की हुकूमत ही जो है वो ईरान और रशिया की वजह से मौजूद है। और रशिया ख़ास तौर पे, रशिया वहाँ आया तो रशिया, वरना ईरान के अंदर भी शायद इतनी सख्त नहीं थी कि अकेला ईरान रोक सकता, क्योंकि अरब लीग से भी निकाल दिया गया था शेर सीरिया को, और बस सीरिया पे अटैक बस हुआ ही हुआ, मतलब फ्री सीरियन आर्मी बन गई और ये बन गया। देखिए अब बाज़ चीज़ें ऐसी बनती हैं उनको रोकना फिर मुश्किल हो जाता है, फिर वो तो बहरहाल वो सीरिया अब अरब लीग के अंदर उसका मेंबर है, बैठते हैं साथ सारे, वहाँ पे अटैक हुआ है। अब अरब लीग का कोई इज्तिमाई रिस्पॉन्स, तो अरब लीग भी तो एक अजीब सा एक सेटअप है ना, मतलब सद्दाम हुसैन मारे गए तो अरब लीग खामोश है, ओआईसी को तो छोड़ ही दें आप, सद्दाम हुसैन मारे गए अरब लीग खामोश है, मतलब उधर वो कर्नल कदाफी को मारा अरब लीग खामोश है, मतलब वो तो वो बहरहाल। लेकिन अब अरब लीग जो है वो एक इस वक्त इकट्ठी है, और अरब लीग के अंदर जो है ये मामलात, इसको देखा जा रहा है कि ईरान रिस्पॉन्ड कैसे करता है, करेगा तो सही, लेकिन किस तरह से करेगा ये देखना है। अच्छा, इसी दौरान जैक सुलिवन ने सऊदी अरेबिया का दौरा अपना मुलतवी कर दिया। इसी दौरान जो है वो इसराइल ने अल जज़ीरा, मैं 2 मिनट सिर्फ लूँगा मीडिया के हवाले से बात, इसराइल ने कहा है कि जी अल जज़ीरा को बंद कर दिया जाएगा, यानी गज़ा से अगर कोई ख़बरें हमारे पास आ रही हैं दुनिया के पास, तो वो सिर्फ अल जज़ीरा, और वहाँ उनके लोग शहीद भी हुए हैं, उनके जो सहाफ़ी शहीद हुए हैं, उनकी फैमिली शहीद हुई हैं, उनके लोग, दुनिया जो भी वीडियोज़ देख रही है वो इस वक्त वो अल जज़ीरा कर्टसी। अब अल जज़ीरा को कह रहे हैं हम इसराइल में बंद करेंगे और गज़ा में, और यहाँ पर उनको लाइसेंस कैंसिल करेंगे। अल जज़ीरा जो है ये 1996 में 96 में इन्होंने स्टार्ट किया था। सऊदी अरेबिया का ये BBC अरबिक और सऊदी अरेबिया के थे प्रिंस खालिद बिन अब्दुल अजीज़ गालिबन, उनका साथ जॉइंट वेंडर कोलैप्स हो गया था, तो उसके बाद फिर अल जज़ीरा बना के अमीर कतर ने उस वक्त इनको पैसे दिए थे, कुछ कहा था 5 साल में रिटर्न कर दो, तसव्वुर भी नहीं था कि कोई इतना ये बढ़ जाएगा आगे। लेकिन फिर ये हुआ कि ये प्रॉपर इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया ज़बरदस्त अंदाज में। इंग्लिश आ गया मेरे ख्याल से 99 में या 99 में आ गया था शायद। ये पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 1 साल पहले बस अल जज़ीरा आगे पीछे आया, फिर ये टर्किश में आ गया, फिर ये बैल्कन्स की स्टेट मतलब अलग ज़बानों में आना शुरू हो गया। 2004 में या 5 में अल जज़ीरा उर्दू भी आ रहा था पाकिस्तान में, एयरवाई डिजिटल के तमाम मुआहदे हो गए थे कि अल जज़ीरा उर्दू पाकिस्तान में लाया जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ सका, और काफ़ी रिनाउंड वर्ल्ड वाइड जो है वो जर्नलिस्टों ने भी रब्ता करना शुरू कर दिया था अल जज़ीरा उर्दू के लिए पाकिस्तान में, और उसमें रिज़ खान भी थे और बाकी लोग भी थे, लेकिन फिर वो बात आगे बढ़ नहीं सकी। पाकिस्तान में टर्मोइल इतना था कि वो उसमें वो अल जज़ीरा, एक ज़माना ऐसा था CNN उर्दू भी आने लगा था पाकिस्तान में, अब हम परसेप्शन की बात कर रहे हैं ना, वो CNN उर्दू भी आने लगा था, और उसका वो मामला भी जो है वो जियो भी इंटरेस्टेड था, ARY भी इंटरेस्टेड था, लेकिन वो फिर मामला ख़राब हो गया। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और उसमें जाहिर है कि उसमें अब सोशल मीडिया भी उनका चल रहा है, उनके बाकी भी चल रहे हैं, तो ये रूल्स रेगुलेशंस के अंदर रह के, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल ही हाथ छोड़ के बैठ जाएं कि जो दुनिया जो मर्जी करती रहे और हम आपस में किसने मुझे ये कहा तो मैंने उसको ये कहा, तो इसमें हम फंसे रहें। इससे बढ़ के भी दुनिया है जी। तो अब इशू ये है कि अच्छा इन्होंने अल जज़ीरा बंद करने का ऐलान कर दिया वहाँ पे, और साथ ही सूडान ने आज ऐलान कर दिया कि हम अल अरबिया बंद कर रहे हैं सऊदी अरेबिया का, और उसके साथ ही हम स्काई न्यूज़ अरबिक बंद कर रहे हैं जो कि UAE से आता है। सूडान के हालात पे दरकल बात करेंगे, बड़े वहाँ पर भी अजीब मामला निकल गए हैं हाथ से, यहाँ इस तरफ गए हैं ना मामला की, जब से गज़ा में कत्लेआम शुरू हुआ है तो सूडान और उधर वो बिल्कुल ही हाथ से निकल गए मामला। तो उसके में उन्होंने कहा कि हम ये चैनल सारे बंद कर रहे हैं, वहाँ पे मीडिया बंद कर रहे हैं। तो ये अब सूरत हाल है, ये है कि ये इस पूरी पिक्चर में, अच्छा आज भी दोबारा इस वक्त भी टीम्स बैठी हुई हैं काहिरा में,
क्योंकि ये जो वर्ल्ड किचन सेंट्रल किचन पे जो अटैक हुआ है ना, और जब इसमें ये उसको खाना पीना भी बंद हो गया, उसके बाद इतना दुख है पूरी दुनिया में। मतलब पहले फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा था, अब जो फ़लस्तीनियों को खाना पहुंचा रहे थे लोग, जो अमेरिका की एनजीओ थी, वो उनको मार दिया। उसमें कोई पोलैंड का है, कोई कहीं, और ये पाकिस्तान से भी होके गए थे। वो थोड़ी देर पहले उन्होंने पाकिस्तान में भी यही लोग जो जहाँ बक हुए हैं, जिनको निशाना बनाए, यही लोग सिंध में और पंजाब में 2 साल पहले जब सैलाब आया तो यहाँ पे खाना पका रहे थे लोगों के साथ। तो ये अब इतना बड़ा अलमी है, तो एक प्रेशर में है इस वक्त वेस्ट भी। और बेल्जियम ने आज कह दिया कि हम भी तस्लीम करने जा रहे हैं फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर। अब वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो आप ये कहते हैं कि हमारे जो भी अकाबरीन हैं उन सबको बैठ कर अहम जो संजीदा मामलात है रियासत के, उन पर गौर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और मेरा ख्याल से यकीनन कर रहे होंगे। और इससे जिस भंवर में फंस जाते हैं ना, इससे थोड़ा सा आगे निकल के हमें इससे अपने आप को जल्द से जल्द निकालना होगा। अच्छा, मैं सिर्फ ये बात कह रहा था कि ये जिसने थोड़ा सा इसकी डिटेल देखनी हो ना, ये एनवीडिया की जो मैंने पहले बात की थी, ये 12 स्लाइड वो देखें, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ख़ासतौर पर हमारी यंगस्टर जो काम कर रही है, कि ये, और जानते होंगे यकीन इसमें से बहुत से लोग इस पर। तो 12 स्लाइड फॉर्चून देखें कि ये भी TSMC के एग्जीक्यूटिव के साथ जो है चंद रोज़ पहले ही जनवरी की न्यूज़ है, ठीक है। इन्होंने चिप स्टोरेज के ऊपर जो जेंसन हुआंग हैं, इन्होंने मुलाकात की। और इसी तरह से सैम ऑल्टमैन 10 स्लाइड अगर हम देखें ताइवान न्यूज़ की, तो उसमें भी वो मुलाकात करते नज़र आ रहे हैं। ओपन AI से अलग होकर ज़ाहिर अपना वो एक बड़ा वेंचर शुरू कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट से भी वो UAE में भी, सऊदी अरेबिया में भी, और काफ़ी जगहों पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करने जा रहे हैं। ये ChatGPT 3.5 और 4 और ये सारा जो एनीवे ये जो उनके वेंचर्स बड़े ओपन AI के रहे हैं, अब ये उससे अलग हो गए। एनीवे तो ये ताइवान की बड़ी इस वक्त इम्पोर्टेंस। तो वहाँ एकदम से जब ये काम रोक दिया इन्होंने, तो ये मामला शुरू हो गया। तो ताइवान का एक और इशू भी चल रहा है, वो ये है कि उनके जो नए सदर वहाँ पे आए हैं, विलियम लाई, वो जो पुरानी उनकी सदर हैं चाई इंग वेंग, जो कि 2016 से 2024 तक जो उनकी सदर रही हैं, खातून सदर, तो वो जो हैं वो चाइना के साथ थोड़ा उनके मामला ठीक नहीं रहे। और उनके जो नायब सदर थे वो अब सदर बन गए, और वो जो हैं विलियम लाई, उन्होंने ओथ उठाना है अपना 20 तारीख को। वो भी चाइना के प्रो नहीं है, लेकिन उससे पहले जो सदर थे, यानी 2016 से पहले जो सदर थे, उनकी पहली मर्तबा 1949 के बाद पहली मर्तबा जब से ताइवान अलग हुआ है, खाना जंगी जो चाइना के बाद हुई, ताइवान अलग हो गया, उनकी सबसे पहली जो है वो 2015 में उनकी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से सिंगापुर में मुलाकात हो गई। और सिंगापुर में एक फंक्शन में मुलाकात हुई, रात के बाद दोनों ने खाना खाया एक साथ, ताइवान के सदर ने और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। और उस ज़माने में फिर ये हुआ कि इंटरेस्ट हो किसी को तो उस ज़माने का मैं ये स्ट्रेस टाइम दिखाऊं, जो 6 स्लाइड है, गोइंग डच विद चाइनाज़ प्रेसिडेंट। उनसे जब पूछा, ताइवान के प्रेसिडेंट मा से उनसे पूछा कि जी मा यिंग जोए उनका नाम है, जोए, अच्छा, उनसे पूछा कि जी ये बताएं कि इसका बिल किसने दिया था, आपने दिया था या प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने दिया था? तो उन्होंने कहा गोइंग डच। गोइंग डच का मतलब है हमने तकसीम कर लिया था बिल। मतलब ये जो इंग्लिश में कहते थे ना कि बिल मतलब कैसे हुआ, आपने दिया उसने दिया, तो गोइंग डच, उन्होंने कहा डच हमने आपस में बांट के दे दिया था। तो ये बड़ी एक हिस्टोरिकल सी। इसके बाद हंगामे बिल। अच्छा, वो चाइना में है इस वक्त, वो फिर चाइना का 11 रोज़ का दौरा कर रहे हैं, और वो यानी ताइवान के जो 2016 से पहले के सदर थे वो दौरा कर रहे हैं चाइना का 11 रोज़ का। जो मौजूदा नई लीडरशिप आई है वो चाइना से अपने आप को परे परे रख के बैठी हुई है, लेकिन ये है कि पुराने सदर उनके चाइना में घूम रहे हैं इस वक्त, और प्रेसिडेंट बाइडेन बात कर रहे हैं ताइवान पे शी जिनपिंग से। अच्छा, यहाँ पर ये मुज़ाकरात मैंने कहा अभी भी चल रहे हैं जंग बंदी के लिए, और ये मुज़ाकरात चल रहे हैं काहिरा में भी और कतर में भी। टीम्स आ गई हैं सारी वापस, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन पे और नेतन्याहू पे शदीद दबाव है। अच्छा, ये नेतन्याहू तो चाहते हैं कि ईरान रिटेलिएट करे, लेकिन ईरान जो है वो कल भी मैंने बात की थी कि कैच 22, ये बड़ी उनकी एक अहम लीडरशिप जो है उसको निशाना बनाया है। और सफारत खानों को निशाना बनाना जो है, वैसे भी दुनिया भर के जो, यानी दुनिया भर में ये नहीं कि आप अपने मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि सफारत खाना उस मुल्क पे आप अटैक होता है असल में।
किसी मुल्क के सफारत खाने पे आप अटैक करें। मतलब ये अगर ईरान के सफारत खाने पे हुआ है तो एक तरह से ईरान पे हुआ है, अगर पाकिस्तान के सफारत खाने पे अटैक होगा तो पाकिस्तान, मतलब अमेरिका के तो सफारत खाना चाहे पसंद हो या नापसंद हो, वो सफारत खाना उस मुल्क का, उस मुल्क की सरजमीन होती है। तो ये एक बड़ी खौफनाक बात है कि अब ईरान क्या करेगा। और इसमें ईरान जो है वो अच्छा, इस मरहले पे एक और ख़बर जो है आज वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि जो आरियाना न्यूज़ है, और इसको मैंने काउंटर चेक भी किया, जो क्रेमलिन है यानी रशिया, ये 31 स्लाइड हम कोट कर देते हैं यहाँ पे, वो उन्होंने उनकी मुलाकात हुई है यहाँ पे, उनके नुमाइंदे खसूसी बराए अफ़गानिस्तान के मुसलसल राब्ते में हैं, और वो कह रहे हैं कि रशिया जो है वो मुसलसल उनका डायलॉग और राब्ते हैं की इश्यूज़ के ऊपर। क्रेमलिन की तरफ से ये ऐलान किया गया है। ये तास में भी खबर है, लेकिन मैं कोर्ट यहाँ पे आ रहा है ना न्यूज़ को कर रहा हूँ। उनकी मुलाकात है। अब यहाँ पर पाकिस्तान के ज़ाहिर है कि उनकी सरजमीन पे जो भी सूरत हाल जन्म ले रही है, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का भी सुराग मिल रहा है और सब कुछ हो रहा है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें चाइना को दरमियान में, इसमें दरमियान में रशिया को, या ख़ुद हम बराह रास्त हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से ऐसे हैं कि बहुत ही जो है वो हम बराह रास्त क्यों ना बात करें, और इसमें देखें कि उनकी सरजमीन कैसे इस्तेमाल हो रही है, कैसे हो रही है, और फिर एक मैसेज ऐसा जाए जिसमें ये मामलात को, इनको ख़त्म किया जाए इन मामलात को। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हुई हैं। इसराइल ने माफ़ी मांग ली है कि जी हमसे गलती हो गई है, ये हमने मार दी है और माफ़ी हो गई है, लेकिन ये है कि, और अमेरिका भी कह रहा है आगे से नहीं, वो असल में उनको पता नहीं होगा ना ये मार दे। उस पर बहुत ज़बरदस्त दुनिया भर का रिएक्शन आ रहा है। और इसमें ईरान अब क्या करेगा, कैसे करेगा जवाब, अगर वो ये फैलाना चाहता है नेतन्याहू जंग को, और ईरान उस स्टेप में आ जाता है, तो मेरा ख्याल से ये भी एक, क्योंकि वो नेतन्याहू तो चाह रहा है ना कि जंग फैले, जंग फैल जाए। वो इसराइल वो कंप्लीट लॉस्ट, तो टोटल जंग हार चुका है, लेकिन उसको वे आउट नहीं है ना। 34,000 लोग शहीद कर दिया आपने, ये उसके बाद क्या निकला अंदर से। तो मतलब है कि वो पूरी सूरत, अब आप इधर उधर हमले करके लोग पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर छेड़ने की कोशिश करें कि हम सारे मारे जाएं, ये भी मारे जाएं, तो ईरान यकीनन कैलकुलेट कर रहा है इस पर। सऊदी अरेबिया भी देख रहा है, पाकिस्तान की जो हमारे काबरीन है वो भी इसको देख रहे होंगे यकीनन, भारत के, रशिया के, चाइना के, अमेरिका, यूरोप, पूरा खित्ता, UAE, कि भाई ये मामला जो है इसको किसी तरह से रोका जाए, क्योंकि इसमें तीसरी कुव्वतें, थर्ड फोर्सेस, कहीं ब्लास्ट हो गया, कहीं कुछ हो गया, अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा, वो भी कोई फ़ायदा ना उठाए, कोई गड़बड़ ना करे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अब इसमें देखना ये कि क्योंकि हालात इस तरह तब्दील हो रहे हैं ना हर 24-48 घंटों में, यानी खाना रुका हुआ है उनकी इमदाद रुकी हुई है। क्या ये भूखे मर जाएंगे लोग सारे गज़ा के? क्या वहाँ के बच्चे, उनको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी उनको? क्या ऐसा नहीं है। तो अभी ये फिर डायलॉग दोबारा स्टार्ट हुआ है कतर में भी, और उधर वहाँ पर कतर में तो खैर उसने वो अल जज़ीरा, वो तो कह रहा है कि खुद कुछ हमलावर बन गया ना, कि सबको दुनिया को ही साथ ले जाऊँ अपने नेतन्याहू। अमेरिका कहाँ तक साथ देता है, कहाँ तक नहीं देता। काश अमेरिका जो ये एक शटअप कॉल जानी थी, और उसके बाद ये सारे मामला 4-3-4, वो भी बाइडेन इंतज़ामिया भी बहर में फंसी हुई है कि अब हम कहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, अब हम करेंगे तो क्या करेंगे, मतलब वो भी अजीब सा हो गया मामला। तो ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया ही भंवर में फंसी हुई है, तो वो लोग ही नहीं, हमारी दुनिया ही नहीं बात सुन रही, तो अपने क्या सुनेंगे। तो हम तो उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, खुदा का वजह जाहिरियत को रोकें, कतरे आम को रोकें जी। तो ये है बस सूरत हाल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कल उम्मीद है कि ये हमें रेशम और ये क्या नाम था इनका, दूसरी खातून कौन सी थी, शबनम, हाँ, ये इनकी तलाश हम करने में कामयाब हो जाएंगे, और उसके बाद मुल्क आगे चलेगा जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।